नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़े हुए हैं। और आने वाले 1.5 घंटे में भारतीय बाजार में इस वक्त जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कहां पर है, सेक्टोरल वॉच क्या है, टेक्निकल फंडामेंटल नजरिया, ट्रिगर्स, क्यूज, फैक्टर्स, बाजार पर स्ट्रेटजी, सब कुछ लेकर हाजिर हैं हम। लेकिन शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तर पर लुढ़का बाजार। निफ्टी 150 अंक फिसलकर 25,400 के पास, तो बैंक निफ्टी 550 अंक लुढ़ककर 56,900 के पास। इंडेक्स में 12 में से 11 शेयर लाल निशान में। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। डाउ फ्यूचर 75 अंक मजबूत, वहीं नेस्डेक फ्यूचर करीब 35 अंक ऊपर। यूरोपीय बाजार भी बढ़त के साथ खुले। एनबीएफसीज शेयरों में गिरावट बढ़ी। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 2 से 3% लुढ़ककर निफ्टी के टॉप लूजर्स। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1.25% फिसला। मेटल शेयरों की चमक बढ़ी 3% की तेजी के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर। हिंडाल्को, सेल और नाल्को में भी करीब 2% की मजबूती। जून महीने के बेहतर बिक्री आंकड़े से और मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 1% की मजबूती। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स भी हल्की खरीदारी। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से गैब्रियल में आज भी लगा 20% का ऊपरी सर्किट। 2 दिनों में 40% दौड़ा शेयर। कंपनी एआईपीएल के ऑटो बिजनेस का करेगी डीमर्जर। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी। औरबिंदो फार्मा, बायोकॉन में 1 से 2% की तेजी। ग्लेनमार्क और सन फार्मा में भी मजबूती। 3 एसएमई आईपीओज वंदन फूड्स, मार्क लॉयर, सिल्की ओवरसीज और सिडार टेक्सटाइल का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की सभी आईपीओज में अवॉइड की सलाह। एसएमई आईपीओ सुपरटेक ईवी की डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग, तो रामा टेलीकॉम भी सुस्ती के साथ हुआ लिस्ट। दोनों ही आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट ने दी थी अवॉइड की सलाह। कल की ठंडी लिस्टिंग के बाद रेमंड रियल्टी में लगातार दूसरे दिन लगा 5% का लोअर सर्किट। फिलहाल इशू प्राइस से 14% नीचे कारोबार कर रहा है शेयर। और 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले घाना का दौरा। त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। ऑफ कोर्स बाजार में देखें तो गिरावट जो है बनती जा रही है। निफ्टी भी जो है अभी लोअर लेवल्स पे है, दिन के लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। लेकिन ग्लोबल क्यूज जो है अभी भी मिक्स्ड आ रहे हैं, तो इस पे भी हमारी नज़र रहने वाली। लेकिन आज शो में एक्शन पैक रहने वाला है। लेकिन आज शो का मेन्यू क्या है ये हम बताते हैं। 2:05 पे जो है वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मार्केट्स के चेक की बात करेंगे। वही 2:10 में क्लोजिंग ट्रेड्स जो है हमारे टेक्निकल गेस्ट से लेने वाले हैं। और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं या ट्रेड ले या ना ले, उस पर भी जो है हमारी चर्चा रहेगी। 2:40 को खास सेगमेंट है हमारा ऑप्शंस के चैंपियन का। और वही 3 बजे मार्केट्स एट 3 जहाँ पे स्टॉक मूविंग जो न्यूज़ क्लोज होता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स अभी जो है जिस तरह स्टॉक पिकर्स मार्केट चल रहा है, न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं। 3:10 पे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होंगे, BTST, STBT ट्रेड्स। और इवेंट्स टू वॉच आखिर में रहेगा 3:20 पे, जिस पे हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन बड़ी बातें क्या है बाजार में। एंड ऑफ कोर्स बड़ी बातें में निफ्टी की बात करें तो 150 अंक लुढ़ककर 25,400 लेवल्स के पास आ गए हैं। और ये जो है डेज हाई लेवल से जो है बड़ी गिरावट आ रही है। अभी जो है 25,500 का जो लेवल था वो अभी टूट गया है और अब जो गिर के लगभग आप कह सकते हैं 25,400 पे है। निफ्टी बैंक वही 550 अंक लुढ़ककर 56,900 लेवल्स के पास है। 57,000 का इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो गिर गया है। एनबीएफसीज की बात करें तो यहाँ पे गिरावट जो है हावी हो रही है। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो है टॉप लूजर्स इस सेगमेंट में देखने मिल रहे हैं हमें। और वही रियल्टी शेयर्स में बोले तो लगातार दूसरे दिन जो है शेयर्स में जो है बिकवाली देखने मिल रही है। डीएलएफ जो है वन ऑफ द टॉप लूजर्स है, 1.5% नीचे है। वही मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे एक खास चमक देखने मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% ऊपर है। लेकिन
धमाकेदार स्टार्ट है हमारे शो में और हमारे साथ जो है वो हमारे दो सहयोगी तो है ही, लेकिन इसके साथ प्रकाश हैं जो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देने वाले हैं। तपन जी है जो फंडामेंटल कॉल्स देंगे और ऑफ कोर्स मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्या रहेगी उस पर भी फोकस रहेगा। आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं जहाँ पे अहम टेक्निकल कॉल्स बताएंगे, या वो इंडेक्स की हो सकती है या स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है। सृष्टि जो है जून के ऑटो सेल्स के ऊपर जो है पूरी नज़र रहेगी। लेकिन मानसी एक बार बात कर लेते हैं बिग बजर्स पे। आपने जो है बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की है और आपने बताया भी था सुबह कि अब स्टॉक्स का ही बात हो रहा है, न्यूज़ फ्लोज हो रहे हैं, सेक्टोरल मूव ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। बैरिंग एक या दो जो सुबह हमें देखने मिला था, आईटी में तेजी आई थी, लेकिन अब वो सब रिवर्स कर गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कौन से स्टॉक्स हैं आपके? बिल्कुल शरद, गुड आफ्टरनून। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशन यूर राइट कि सिर्फ आईटी और मेटल सेक्टर थे जहां पर हम कुछ हद तक मोमेंटम देख रहे थे, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में आईटी सेक्टर की तेजी भी मानो थोड़ी थोड़ी थमती हुई नजर आई। स्टॉक स्पेसिफिक केस मूव्स ढेर सारे नजर आ रहे हैं। बाजार इस वक्त इनके निचले स्तरों पर भले ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस के लगातार रिपोर्ट्स आ रहे हैं, न्यूज फ्लोज हैं, जिसके चलते स्टॉक वाइज एक्शन आपको अब भी बाजार में दिखेगा। बिग बाजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की ही अगर बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन से शुरुआत करना चाहेंगे। मक्वायरी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है, उसके पीछे उसके रैशनल भी सुझाए हैं, ट्रिगर्स क्यों वो पॉजिटिव हैं टाटा कम्युनिकेशन को लेकर वो भी बताया। और साथ ही इस रिपोर्ट के दम पर हम देख रहे हैं करीब 5.25% की तेजी पर टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक जो है वो इस वक्त ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दो रिपोर्ट, इनफैक्ट दो काउंटर्स पर गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव रिपोर्ट आई, डाउनग्रेड की रिपोर्ट। एसबीआई कार्ड और इंडसइंड बैंक दोनों पर स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 2.5 से 3% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। और ये रिपोर्ट की अगर बात करें, इंडसइंड में न्यूट्रल से सेल की रेटिंग दी है और टारगेट्स जो है 722 यानी फर्दर डाउन साइड एंटिसिपेट करके चल रही है रिपोर्ट। और साथ ही एसबीआई कार्ड्स में भी जो बाय रेटिंग इन्होंने दी थी वहां से न्यूट्रल की रेटिंग कम कर दी है और लक्ष्य भी 1006। इनफैक्ट लक्ष्य जो है पहले जो दिए थे वहां से कम किए हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 2% की गिरावट के साथ एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक पर नजर होनी चाहिए। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर यह स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। 20 मिलियन शेयरों के ब्लॉक्स होने की खबर और 3 ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसके चलते करीब 2 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट। ये ब्लॉक का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अब ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं और इन रिपोर्ट्स पर आगे विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट्स ब्रोकरेजेस जो हैं आईटी सेक्टर को लेकर ले आ रहे हैं और उसमें लार्जर आईटी प्लेयर्स, मिड कैप आईटी कंपनियां सभी शामिल हैं और उनका यही मानना है कि ग्लोबल फ्रंट पर भी जो ग्लोबल कंपनियां हैं और इनफैक्ट डोमेस्टिक फ्रंट पर जो कंपनियां हैं जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है वो सारी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। और ऑफकोर्स अर्निंग सीजन की शुरुआत जो आईटी मेजर्स से ही होने वाली है। टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उसके ठीक साथ अर्निंग्स क्वार्टरली नंबर्स का सिलसिला किक स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये अर्निंग सीजन से ठीक पहले जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट्स हैं और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज हैं। इस वक्त हम जरूर देख रहे हैं कि शुरुआती तेजी आईटी सेक्टर के भी फ्रिजल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म प्ले इनफैक्ट पोजिशनल वाइज अगर देखें तब भी आईटी सेक्टर काफ़ी बेहतर नजर आता है इन ब्रोकरेजेस को। तेल गैस शेयरों पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गेल, इन सारे शेयरों में मूवमेंट देखने को मिली है। मूवमेंट जो है तेजी की करीब 2.5% तक की तेजी गुजरात गैस के स्टॉक प्राइस में तो देखने को मिली है। और सरकार गैस मार्केटिंग पाइपलाइन सेक्टर में नए रिफॉर्म्स लाने जा रही है। तो ये रिफॉर्म्स की जो खबर आई है उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिव मूव जरूर देखने को मिला है। सारे के सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के स्टॉक्स आज फोकस रेडार में है। बाजार में कमजोरी में भी ये स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर दिखा रहे हैं। इसके अलावा ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल, आईओसी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो हैं वो टीएसओ यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर में बराबर हिस्सा ले सकती हैं और ये खबर है, इस खबर का असर है जो कि इन स्टॉक प्राइसेस पर भी। लेकिन ज़्यादा बड़े तौर पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में जो तेज़ी है इस पर आगे और बातचीत होनी चाहिए। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटल शेयरों पर भी फोकस है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल करीब 2% तक की तेज़ी दिखा रहे थे। मार्केट में डाउन टर्न्स है लेकिन अब भी ये तेज़ी जो है सस्टेन हो रही है। तीनों शेयरों में करीब 2 से 3% तक का इजाफा, तो मेटल्स की शाइन भी बरकरार है। सो सेक्टर स्पेसिफिक कम एक्शन नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स और साथ ही छोटी मझोली कंपनियों में भी कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर मूव्स दिखा रहे हैं। सेक्टर्स में मेटल और आईटी है जो कि आज कुछ हद तक फ्लेवर क्रिएट कर रहे थे, अब आईटी से वो फ्लेवर जो है वो फ्रिजल आउट होता हुआ। लेकिन चलिए अब बाजार पर रणनीति की बात की जाए और इस वक्त अगर आप देखेंगे निचले स्तरों पर ही ट्रेड देखने को मिला है दोनों ही बेंचमार्क्स में। निफ्टी
25,400 यानी कि 25,500 से भी नीचे जा गिरा है। करीब 140 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। और साथ ही बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे, कल के सत्र में तो सरकारी बैंक का खेमा बाजार को संभाल रहा था, लेकिन आज अगर आप देखें सरकारी बैंक, निजी बैंक क्षेत्र से भी वॉलेटाइल मूव्स। अभिषेक, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह के स्ट्रैटेजीज आज फिगर आउट करनी है? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है। 2 दिनों की कंसोलिडेशन थी, लेकिन आज गिरावट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और उसके पीछे वजह मानसी ये हो सकती है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर थोड़ी सी निश्चितता है। अब जैसे जैसे थोड़ी डेडलाइन नजदीक आ गई ना, थोड़ी घबराहट बढ़ेगी बाजारों में। अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है। हमारा जो ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका में गया है, चीफ नेगोशिएटर हैं राजेश अग्रवाल, उनकी अगुवाई में डेलीगेशन गया है, अपने स्टे को वहां पर एक्सटेंड किया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि अभी तक तो सहमति बनी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ एक अलग तरह की डील कर सकते हैं। अब ट्रंप की बातों को कितना गंभीरता से लें ये सब जानते हैं, उनके कहे कि क्या मायने हैं ये भी समझना होगा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मतलब कि भारत अपने दरवाजे हमारी कंपनीज के लिए खोले, कॉम्पिटिटिव होने दें उनको वहां पर, तब जाके हमने जो 26% टैरिफ लगाया था उसमें रिडक्शन करेंगे। और यही स्टेटमेंट स्कॉट बेसेंट की तरफ से भी आया। तो ये सारी की सारी अनिश्चितताएं हैं, ये थोड़ी सी ना ग्रिप करेंगी। मतलब ये मान के चलिए 8-9 तारीख तक हम सुबह भी कह रहे थे कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी उसके पहले। अब बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में है। दूसरी चीज ये कि FIs 2 दिन से बेच रहे हैं, क्या आज फिर से बेचेंगे, इसका थोड़ा सा तनाव है। तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि जेरोम पावेल ने मतलब रेट कट को लेकर अमेरिका में भी क्लियर सिग्नल दिए नहीं है। उनसे पूछा गया कि जुलाई में क्या रेट कट आएगा, उन्होंने उसको अवॉइड किया और कहा कि हम डेटा वगैरह देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो बाजार के लिए यहां से चलने के लिए ना फ्रेश सिग्नल्स का अभी फिलहाल अभाव है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत अभी तो दिख नहीं रही है। हालांकि निफ्टी बैंक ने आज थोड़ा सा माहौल खराब करने का काम किया है। स्पॉइल स्पोर्ट अगर हम कहेंगे तो निफ्टी बैंक का है, 12 के 12 शेयर आज टूट के कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो हमने सुबह सपोर्ट बताया था निफ्टी के लिए 25,400 का, वो सपोर्ट अभी तक हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं बचता है नहीं बचता है, उसको सपोर्ट किया है। 150 अंकों के आसपास की गिरावट हालांकि हम देख रहे हैं निफ्टी में। मेटल में आज बाइंग हो रही है, लेकिन आईटी ने अपना जो शुरुआती जो तेजी थी वो गंवा दी है। और बाजार की कमजोरी के पीछे एक वजह और है कि जो दिग्गज शेयर ऐसा लग रहा था कि बाजार को सपोर्ट देने के लिए आगे आ गए हैं, आज फिर से बिकवाली वहां पर हम देख रहे हैं। रिलायंस है, HDFC बैंक है, LNT, SBI जैसे तमाम जो शेयर हैं वो आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि ग्लोबली माहौल ठीक है, कोई टेंशन है नहीं। डाउ फ्यूचर ऊपर आपको दिखेगा, यूरोप की शुरुआत अच्छी है, लेकिन बाजार का मूड आज थोड़ा सा खराब है और कंसोलिडेशन साफ साफ दिख रहा है नतीजों से पहले और भारत अमेरिका की ट्रेड डील से पहले। लेकिन यह कि जब तक 25,000 सुरक्षित है निफ्टी पर, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं मानना चाहिए। अगर मान लीजिए 25,400 टूटता है तो अगले जो सपोर्ट रेंज जो होगा वो भी नजदीक का है, 25,200 का है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,600 का फिर यहां से निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि शॉर्ट करना थोड़ा सा ना जोखिम वाला होगा। जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो छोटे छोटे स्विंग में ट्रेड बना लेते हैं, वो तो करके शायद पैसे बना सकते हैं, अदरवाइज आप इंडेक्स में शॉर्ट को अवॉइड ही कीजिए। निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में 57,000 का अहम सपोर्ट आज तोड़ा है। लेकिन जब तक 56,000, क्योंकि 56,000 पर हम देख रहे हैं कि ओआई का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है ऑप्शंस में, वहां तक मामला सुरक्षित है। उसके नीचे अगर गया तो फिर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आएंगे। 56,500 पर फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए और 57,500 का रेजिस्टेंस है। 1000 पॉइंट्स की यही रेंज है। थोड़े से इसमें चेंजेस जरूर हुए हैं क्योंकि सेल ऑफ थोड़ी सी गहराई है निफ्टी बैंक में, 1% से ज्यादा की कमजोरी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो ये लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ तपन जोशी हैं, इसके अलावा आदित्य अग्रवाल हैं और जतिन गेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेर खान से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शुरुआत आदित्य जी आपसे करना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्या व्यू होगा आपका बाजार को लेकर, और ये जो गिरावट है क्या आपको लगता है कि और गहराएगी या फिर बाय ऑन डिप्स के मौके बाजार में आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। सुबह मानसी के साथ चर्चा भी हो रही थी मार्केट खुलने के पहले कि मार्केट पे क्या नजरिया रहना चाहिए। तो मैंने वही कहा कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक रेजिस्टेंस पे दोनों इंडाइसेस आके खड़े हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की अगर हम बात कर ले तो 25,700 का एक हर्डल है निफ्टी पे और 57,700 का एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये दोनों इंडाइसेस एक हर्डल पे आके खड़े थे, वहां से एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसमें रीड नहीं करना चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि अगर हम विक्स देखें तो नीचे के लेवल से बहुत ज्यादा कुछ उसमें एक स्पाइक नहीं देखने मिल रहा है हमें।
इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है मार्केट में, लोग कंफर्टेबल है और ये जो गिरावट देख रहे हैं इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे भी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि अभिषेक हम देख रहे हैं सेक्टरल रोटेशन कंटिन्यू हो रहा है। हम एक ब्रॉड बेस्ड सेक्टर सेल ऑफ नहीं देख रहे हैं कि सारे सेक्टर्स में एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं सेक्टर चर्निंग हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है। तो कहीं न कहीं मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा डर की ऐसा कुछ संभावना नहीं लग रही है। अगर हम लेवल्स की बात कर लें निफ्टी पे तो 25,300 से लेके 25,400 का एक अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस पे भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है, कल एक्सपायरी का डे है। तो 25,400 बहुत अहम सपोर्ट रहेगा। शॉर्ट्स मैं भी नहीं इनिशिएट करना चाहूँगा फ्रेश, बल्कि अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो 25,700 के ऊपर ले और 25,700 का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा यहाँ पे 100, 200 पॉइंट का और वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में शायद देखने मिल सकता है। 56,600, 56,500 ये 2 लेवल्स बैंक निफ्टी में शायद मुझे लग रहा है आ सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कुछ सेल ऑफ आएगा। पीएसयू बैंक्स में जो हमने 2 दिन रैली देखी थी, मुझे लग रहा है कि ये रैली शायद वापस रिज़्यूम होना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन पे या फिर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे। मुझे नहीं लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ सेलिंग देखने मिलेगा। ये एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर बनती हुई सपोर्ट लेवल्स और साथ ही रेजिस्टेंस भी निफ्टी पीएसयू बैंक के स्पेस में भी ऑलमोस्ट 80 अंकों की गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। बिकवाली का दबाव 1.25% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब इस कमज़ोर बाजार में भी आपके लिए कमाई के मौके कहाँ हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। तपन, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए ये अभी का जो माहौल है ना, स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज ज़्यादा है और यहाँ मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो यहाँ मैं एक रियल एस्टेट स्टॉक लेना चाहूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है मैक्रोटेक डेवलपर। आपको पता है वो लार्ज कैप स्टॉक है और ना उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नॉट 71% का ग्रोथ था और ऑलमोस्ट मार्जिन जो 15 से 20% बढ़ा था। अगर आप प्री सेल्स की भी बात करें, जैसे डीएलएफ का बहुत अच्छा ऑर्डर प्री सेल्स आता है, इनका भी ऑलमोस्ट 17,600 करोड़ का प्री सेल्स रहा। इवन अगर आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि यहाँ नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा, तो ऑलमोस्ट 23,700 करोड़ का ऑलमोस्ट जीडीपी ऑलरेडी है इनके पास। और यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि ना आगे जाके फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स इनका मार्जिन भी अभी चेंज हो रहा है एंड जिस तरह से ग्रोथ लग रहा है और जिस तरह से इनका डेट टू इक्विटी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फंडिंग के लिए। अगर डेट टू इक्विटी देखो तो 0.3 है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है प्लस इनफ सोर्सेज है एंड आगे जाके विजिबिलिटी भी अच्छी, इंटरेस्ट रेट कट और वो सब की, तो यहाँ से मैक्रोटेक डेवलपर एक लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर चाहे तो। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स पे जो है बाय की राय है, बाय एंड डिप्स की, तपन की। लेकिन आदित्य, आपके क्या टेक्निकल पिक्स रहेंगे? बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा शरद। पहला है सीमेंट स्पेस में बहुत बेहतरीन एक अप मूव हमें देखने मिल रहा है सीमेंट में। जैसा कि मैं सेक्टरल रोटेशन की बात कर रहा था तो हम देखिए सारे सीमेंट स्टॉक्स 2 दिन से अच्छा एक अप मूव दिखा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं यहाँ पे, इंडिकेटर्स भी बुलिश नजरिया दिखाते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 625 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 578 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड मेटल पैक में से टाटा स्टील मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 125 का यहाँ पे टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेटल पैक में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली और टुवर्ड्स द मिड डे जो है देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है। और थोड़ी देर पहले जो है हम टेक्निकल एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे हमारे एफएनओ जंक्शंस शो में, जहाँ पे पता चला कि मेटल इंडेक्स जो है अपने 8 महीने के कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक करिए। तो ऑफकोर्स मेटल पे भी एक थोड़ी खास डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। लेकिन तपन, एक बार आईटी स्पेस पे बात करते हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स तो था शुरुआत में, लेकिन अपने गेन्स फिजल आउट करे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में जो है अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है और एम्फेसिस देखिए अपने जो है गेन्स को उतना भी लूज़ नहीं किया है। तो ज़रा एम्फेसिस या मिड कैप आईटी स्पेस पे आपकी क्या राय बनती है तपन, ये बताएं। और ऑफ कोर्स ओवरऑल इस बार अर्निंग्स भी खास करके डील स्पेसिफिक जो है ये तो अच्छा रहा है और कमेंट्री पे तो नज़र रहने वाली है। 10 तारीख से टीसीएस के नतीजे भी आएंगे। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस?
जी हाँ, अगर मैं मिड कैप की बात करूँ ना तो मिड कैप कंपैरेटिवली अच्छा है लार्ज कैप के सामने, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप देखें तो ना काफ़ी लोग टीसीएस इन्फोसिस सबने ना ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास का गाइडेंस दिया, और जिस तरह से अभी स्टॉक बढ़ा है ना, तो वन हैज टू बी लिटिल बिट नो साइड में देखना चाहिए कि किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स 2-3 दिन में मूवमेंट हमने देखी है, लेकिन इसके सामने मुझे मिड कैप काफी अच्छे लगे। एम्फेसिस आपने नाम दिया, दूसरा एक मैं नाम देना चाहूंगा कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। और क्योंकि देखो काफी हद तक ना मिड कैप स्पेस में एक है कि वो कह सकते हैं ना कि यूएस का इतना बर्डन नहीं है, इन लोगों का है बिजनेस लेकिन इतना भी नहीं है, प्लस एआई का प्रभाव आई थिंक मिड कैप ने बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है, खास करके कोफोर्ज और परसिस्टेंट में मैं बुलिश हूँ, यानी इतना भी बुलिश नहीं हूँ, लेकिन कंपेयर टू लार्ज कैप मिड कैप आईटी एक अच्छा है। और यहाँ से अगर हम लोग ये क्वार्टरली रिजल्ट का जिस तरह से इन लोगों ने गाइडेंस दिया है, खास कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने अगर वो फॉलो किए, तो यहाँ से भी मुझे तेजी लग रही है। लेकिन महंगे, काफी महंगे, आउट परफॉर्म किया है काफी टाइम से, तो थोड़ी भी अगर नो प्रॉब्लम हुआ उनके एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम आएगी। पर ओवरऑल आई एम नॉट सो बुलिश ऑन आईटी, बट मिड कैप में आप ध्यान रख सकते हैं। मिड कैप आईटी में ऑफ कोर्स प्रेफरेंस है कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, ये दोनों हैं तपन के पिक्स। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है हम बिग एक्शन स्टॉक्स बताएंगे, सृष्टि लेके आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी 25,400 के आसपास टिकने की कोशिश करा, लेकिन निफ्टी बैंक की गिरावट बढ़ी है, करीब 600 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। और आज हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो काफी खराब दिख रहा है, करीब 1750 शेयर नीचे हैं, 950 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज के बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं और किन खबरों पर आ रहा है रिएक्शन। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर। जी हाँ, तो आज बिग एक्शन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो सेक्टर की जो कि निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। निफ्टी 50 में जो टॉप गेनिंग स्टॉक्स हैं वो इसी सेक्टर से हैं, और मैं बात कर रही हूँ मेटल पैक की, जहाँ पर मेटल्स की चमक आज बढ़ती हुई नजर आई है। आप देखिए कुछ बेस कमोडिटीज़ में काफ़ी अच्छा एक्शन है, जिसमें आप कॉपर देख लीजिए 900 के भी पार MCX पे निकलता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ ग्लोबली आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है, 3 साल के निचले स्तर पे डॉलर इंडेक्स जो है आता हुआ दिख रहा है, और 75% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है मेटल काउंटर्स के लिए, और जब जब हम देखते हैं कि गिरावट बढ़ती है, मेटल काउंटर्स की चमक बढ़ती हुई नजर आती है। और आप देखिए JSW स्टील, टाटा स्टील, ये बने हैं आज निफ्टी के टॉप गेनिंग स्टॉक्स। इसके अलावा एक्शन आप देख रहे हैं IT काउंटर में। देखिए कुछ ही दिनों में IT की जो अर्निंग्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी, पर उससे पहले आप एक्शन देख सकते हैं TCS, इन्फोसिस, ये सभी IT मेजर्स में। और आज रिपोर्ट भी है जहां पर JP मॉर्गन ने कुछ चुनिंदा काउंटर्स पे अपनी रेटिंग तो बरकरार रखी है, पर लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। TCS की बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 3700 से लक्ष्य बढ़ा के 3850 कर दिए हैं। और साथ ही इन्फोसिस की बात करें तो वहां पे भी लक्ष्य बढ़ा के 1900 के कर दिए हैं, यहाँ पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा एक्शन देखिए RBL बैंक में। देखिए आज सुबह एक रिपोर्ट जरूर आई थी कि शायद RBL बैंक में एमिराटीज का NBD बैंक जो है वो स्टेक ले सकता है, पर उसका खंडन करते हुए RBL बैंक ने ये साफ किया है कि ये ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स को जो है डिनाई करते हैं, उनको इनकरेक्ट और स्पेक्युलेटिव बताते हैं। और आप देखिए स्टॉक में जो है गिरावट हावी होती हुई लगभग 3% से ज़्यादा की भी कमजोरी आज ये स्टॉक दिखा रहा है। इसके अलावा आखिरी में आज टायर स्टॉक्स बजिंग है। देखिए हम ऑटो बिक्री के आंकड़ों की बात कर ही रहे थे, हालांकि मिले जुले आंकड़े आए हैं, पर टायर काउंटर्स की पिटाई कई समय से जारी थी। आज देखिए एकाएक सभी काउंटर्स उछाल दिखाते हुए एज ए सेक्टर बहुत अच्छा मूव आ रहा है। सभी टायर काउंटर्स में आप देख लीजिए अपोलो टायर्स, बालकृष्ण, सीएट, JK टायर्स, इन सभी में 2 से 4% की आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये थे आज के बिग एक्शन स्टॉक्स। शुक्रिया सृष्टि, ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। तो RBL बैंक हम देख रहे हैं कि फिर से उसी रेंज की तरफ बढ़ रहा है।
काफ़ी मुश्किल से 225 से 245 का रेंज पार किया था, 265-70 के रेंज में गया था। लेकिन एक कह सकते हैं कि सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर की एमिरेट्स एनबीडी के स्टेक टॉक्स को उन्होंने कहा है कि इसमें दम नहीं है और इनकरेक्ट और स्पेक्युलेटिव बताया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आरबीएल बैंक में गिरावट हो रही है, 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। दो और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोल आठवाले हैं और जतिन गेडिया हैं। अमोल जी, जतिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आप दोनों के शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। जतिन भाई, पहले आप अपने शेयर बता दीजिए, कहां पर आप बुलिश हैं, कहां पर बेरिश हैं और अभी क्या ट्रेड करना है आपके हिसाब से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी भी डिस्पाइट द मार्केट फॉल अभी भी हमने हमारा आउटलुक पॉजिटिव रखा है। हमें लगता है कि जो अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, तो इसलिए हम दो लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। पहला जो ट्रेड होगा वो ट्रेंड में होगा। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक शार्प अप मूव देखा था, कल थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और आज फिर से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो ट्रेंड में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 6060 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में हम 6300 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंड में। और दूसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो सीमेंट पैक में से ग्रासिम में रहेगा। तो ग्रासिम में हमने देखा है कि ओवरऑल एक शार्प अप मूव के बाद 4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल पे आया है। अभी कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए इन एंटीसिपेशन हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। इसमें आपको 2800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 2925 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राशि में आज शुरुआती तेजी थी करीब ½ % के आसपास की, लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे आया है वो गेंस फिजल आउट हुए हैं। फिर भी 2925 के टारगेट से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 2800 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ग्रासिम के शेयर में। और एक और जो शेयर है जतिन की तरफ से, वो है ट्रेंट का। 6300 के टारगेट यहां से बनेंगे। 6060 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेंट को ट्रेड करना है। अमोल जी, आप बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं, आप कहां पर बुलिश हैं, क्या दोनों तेजी की कॉल्स हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। दोनों तेजी के ही कॉल्स है। ट्रेंड भी मेरा पिक था बट जतिन जी ने दिया है तो मैं एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, रैमको सीमेंट के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1090 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1165 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1060 का। एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। शायद एक आध 2 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिलेगा बट पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए रिकमेंडेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ ऐसे शेयरों पर व्यू लेते हैं जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। मेटल्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, सेल, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में भी आज तेजी का मूव है। एक व्यू चाहिए आपसे। मेटल में टाटा स्टील तो बार बार रेकमेंड हुआ है, लेकिन आदित्य, क्या लगता है आपको कि टाटा स्टील का शेयर कहां तक जा सकता है और क्या ये एंट्री के लिए लेवल ठीक हो, मान लीजिए किसी को नया ट्रेड करना हो तो? बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट ये मेरे टॉप रिकमेंडेशन में भी था। अभी टाटा स्टील 175 के टारगेट के लिए तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और जिंदल स्टील में भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो ये दोनों स्टॉक्स में भी लॉन्ग ले सकते हैं। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पे 1150 के टारगेट्स आएंगे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 1020 का। और अगर हम जिंदल स्टील की बात कर ले तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा मूव है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 940 का। तो तीनों ही मेटल स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू, तीनों में लॉन्ग एडिशन कर सकते हैं। टाटा स्टील, जिंदाल स्टील और जेएसडब्ल्यू, ये तीनों मेटल स्टॉक्स पर पॉजिटिव नजरिया, खरीदारी के मौके अगर पोजीशन है तो उसे भी इंटैक्ट रखना चाहिए। मेटल स्पेस में तो अच्छा खासा एक्शन है। डाइवर्सिफाइड मेटल से जुड़ा एक काउंटर, इस पर राय लेते हैं वेदांता। इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% गेंस आज के सत्र में देखने को मिले हैं। जतिन जी, वेदांता के स्टॉक प्राइस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 500 के लेवल से बस कुछ ही अंक दूर है, 467 के लेवल्स पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। डिविडेंड फ्रेंडली वेदांता पर आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। हमें लगता है कि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है वेदांता में भी।
पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट लिया है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल मार्केट कंडीशन को देखते हुए थोड़ा ऊपरी स्तरों से स्लिप हुआ है, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि 455 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और ऊपर में हमें लगता है कि 485 से लेके 490 के इमीडिएट टारगेट्स बन रहे हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी है वेदांता, तो वो 455 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, और जिनको फ्रेश पोजीशंस लेनी है करंट भाव पे ले सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ऑल ट्रेंड वेदांता का पॉजिटिव नजर आता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें और करंट लेवल्स पर नए पोजीशंस लेने के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शरण है हमारे साथ, शरण लिलाने। गुड आफ्टरनून शरण, बताइए आपकी तरफ से आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे मैंने सुबह कहा था, मेरे दोनों पिक मेटल क्षेत्र से ही थे, और आई थिंक अभी टॉप गेनिंग सेक्टर भी मेटल ही है। और मुझे लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहला मेरा स्टॉक पिक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आप बाय कर सकते हैं, स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। इतने बड़े गिरावट के बाद भी आप स्टॉक में ज्यादा डाउनसाइड मूवमेंट देख नहीं सकते, दिख नहीं रहा है। तो आप पहला स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 640 ऑड लेवल्स का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। आपका टारगेट रहेगा 680 टू 700। ओवरऑल प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इससे भी ऊपर जाने की क्षमता रख सकता है। तो जिसे बने रहना है, लंबे टारगेट के लिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकेंड अगेन वापस मेटल पैक बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह मैंने ही वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम पे बाय दिया था, दोनों वापस अच्छे लग रहे हैं। एक थोड़ा फेरस साइड पे भी मैं कॉल देना चाहता हूँ। आप जिंदाल स्टील एंड पावर पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 927 लेवल्स, टारगेट रहेगा 1010 टू 1050। अगेन स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। एक छोटी सी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार उसे ब्रेक करता है तो आपको काफी फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए मेटल पैक तो पसंद आ ही रहा है और कन्विक्शन लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और आज इनफैक्ट सुबह सुबह अभी जो कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने मेटल स्टॉक्स पर दिए थे, शरण ने मेटल पर अपना नज़रिया जो बताया था वो सही और सटीक साबित होता हुआ। और अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 680 के टारगेट्स, पहला टारगेट, दूसरा 700 तक के टारगेट्स तक किए जा सकता है, तो इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सीमेंट पैक पर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सीजनलिटी फैक्टर से विपरीत इस वक्त कामकाज और सीमेंट में अच्छा खासा एक्शन इनफैक्ट देखने को मिला है। और अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स अगर आप देखें, कमज़ोर बाजार में भी मजबूती के साइंस एब्सोल्युटली दिखा रहे हैं। एक राय आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो हैं, लार्जर सीमेंट प्लेस भी और फिर स्मॉलर छोटी मझौली सीमेंट कंपनियों में भी इनफैक्ट मानसून के ऑनसेट के साथ साथ ये ट्रेंड फ्रिजल आउट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त आप देखिए सीमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए हैं। मानसी, अगर हम देखें तो लास्ट कुछ साल से ना हमें वो ट्रेंड एक्चुअली देखने नहीं मिलता है कि मानसून के टाइम पे सीमेंट स्टॉक्स बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करे। पहले होता था कि मानसून में सीमेंट कंपनीज बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करते थे, तो ऑफ रेट हम वो ट्रेंड नहीं देख रहे हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है यहाँ पे। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है यहाँ पे 625 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि एक मेजर सीमेंट प्लेयर है, वो भी मुझे लग रहा है एक फ्रेश वहाँ पे एक अप मूव देखने मिल रहा है, हमें ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे भी एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। 12,600 से लेके 12,700 के लक्ष्य आएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जेके लक्ष्मी, वो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है हमें। कुछ लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन एक अप मूव आया है स्टॉक में, फ्रेश ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे जेके लक्ष्मी में ब्रेकआउट आया। ऊपर के लेवल्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1050 से लेके 1100 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। ओके, सो सीमेंट पैक ट्रेंड जो है अब कह सकते हैं कि सीजनलिटी फैक्टर वाला सिचुएशन सीमेंट के लिए एटलीस्ट नहीं रहा, और उसके विपरीत ही ट्रेंड इस वक्त तो नज़र आ रहा है। ताज़ा चैनल चेक्स की भी अगर माने एट प्रेजेंट तो एटलीस्ट डिमांड सिनेरियोज इतने कमज़ोर नहीं हुए जितने अमूमन हम देखते हैं मानसून के साथ साथ होते नज़र आते हैं। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर फोकस है। गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़कर चल रहे हैं। सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा में बड़े रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही है।
क्या है ये रिफॉर्म्स, इसके मायने क्या हैं, पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए ताज़ा अपडेट्स क्या आ रहे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप गैस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करना चाहती है, बड़ा रिफॉर्म करना चाहती है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मौजूदा एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा। इनफैक्ट पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा पीएनजीआरबी एक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया है। इस नोट के हिसाब से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि देश भर में जितने भी तरह के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको पीएनजीआरबी के दायरे में लाई जाए। ये योजना है ताकि उसका रेगुलेशन आसान हो, टैरिफ निर्धारण जो है उसमें एक रूपता बनी रहे। इनफैक्ट कैबिनेट नोट पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार कर लिया है इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद और जल्द ही इस पर मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो नेचुरल गैस के अलावा जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन अमोनिया हो, सीबीजी हो, एथनॉल हो, इससे संबंधित जो भी फ्यूचर पाइपलाइंस होंगे उसको भी पीएनजीआरबी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है ताकि मार्केटिंग आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा कंपनियां पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में आए। ये योजना है। तो ये बड़े रिफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैबिनेट नोट पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार कर लिया है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जो कि एक कॉमन करियर होगा। मतलब जितने भी तरह के पाइपलाइन होंगे देश में उसको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर ही मैनेज करेगा एक कॉमन कैरियर के तौर पे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर को भी पीएनजीआरबी के दायरे में लाने की योजना है और गेल के अलावा चाहे जितनी भी कंपनी है देश में जो कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास है वो सब टीएसओ के दायरे में आएंगे और टीएसओ इनको ऑपरेट करेगा और रेगुलेटरी कंट्रोल जो है वो पीएनजीआरबी के पास होगा। टीएसओ में सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी होगी और ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल, आईओसीएल और ईआईएल जैसी जो कंपनियां हैं उनकी बराबर माइनॉरिटी स्टेक होगी। तो ये योजना है, इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय कैबिनेट से संपर्क करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रकाश। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। पीएनजीआरबी जो बोर्ड है यहाँ पे ऑफकोर्स ओएमसीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी जो है फोकस में रहेंगे। तपन, आपसे एक बार जानना चाहता हूँ कि रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं ऑफकोर्स टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ जो आप कह सकते हो ओएमसी स्टॉक्स या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो आपके कोई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में क्या राय होंगे? और ऑफकोर्स हाल ही में हमने देखा भी था कि एक टाइप से प्राइस हाइक्स जो आईजीएल एमजीएल ने लेना स्टार्ट कर दिया था। ऑफकोर्स इलेक्शंस दिल्ली का कंप्लीट है तो उसके बाद से सीरीज ऑफ हाइक्स देखने मिले थे। तो ज़रा एक बार बताएं यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है पोजिशनली, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे? तपन जी सर जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम वही होता है ना कि काफी हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी होती है और इस बार तो ना अंडर रिकवरी बहुत बढ़ गई थी। जैसे मैंने लास्ट आपका एक कोट भी सुना देखा था ट्विटर पे कि काफी एक्चुअली गवर्नमेंट अलाउ करने वाली है सब्सिडी, आगे बातें हो रही है, लेकिन जब से आप वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तब प्राइसेस बढ़ गए तो उस टाइम पे फिर अंडर रिकवरी बढ़ती जा रही है। और यहाँ अगर किसी तरह के रेगुलेशन आएगा तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इनका डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स ये जो अंडर रिकवरी इतनी चलती है, गवर्नमेंट बहुत ही लेट आती है, इसके वजह से आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। ओवर द टाइम आप आईजीएल देखो, एमजीएल देखो या गुजरात गैस, इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है शेयर होल्डर को, जबकि गेल कंपैरेटिवली मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप इन सब के सामने बोलो तो मुझे गेल वहां अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राइसिंग का थोड़ा तो पावर है वहां और उनका प्रॉफिटेबिलिटी से लेके काफी हद तक प्राइसिंग में भी थोड़ा कंट्रोल है। तो अगर आप इन सब की बात करो तो मुझे यहाँ गेल में पिकअप करूंगा कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स ये जो नया रेगुलेशन है उसका इंपैक्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा और नया रेगुलेशन से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इंपैक्ट है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा है तो स्पाइक आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अनसर्टेनिटी सिटी गैस में बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर देखने मिल रहा है, लेकिन एक जगह सर्टेनिटी ज़रूर है, हमारी क्रिकेट के प्रति एक्साइटमेंट को लेके। अभिषेक, जो दूसरा टेस्ट मैच है वो अब शुरू होने वाला है। पहला टेस्ट मैच जीतते जीतते हार गए हम, ये कहूँगा मैं, लेकिन ऑफकोर्स ब्रेक के बाद जो है हम ऑफकोर्स इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा भी जो है इंपॉर्टेंट रिसर्च मेटल स्पेस में लेके और ऑफकोर्स रेमंड के ग्रुप कंपनीज में क्यों गिरावट आ रही है, ये सब पे हम डिस्कस भी करेंगे। जल्द आए, यूं ही गए यूं ही आए।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अभी भी जो है बाजार निचले स्तर में ही है, ज़्यादा एक्शन पिछले 30 से 40 मिनट में नहीं दिखने मिला है, लेकिन कहीं पे एक्शन ज़रूर हुआ है। और हमने आपको बता भी दिया था रेमंड रियल्टी, कल हमने एक लिंक किया था जब यहाँ पे एक म्यूटेड लिस्टिंग देखने मिली थी इस कंपनी में, और आज भी देखे तो स्टॉक जो है लोअर सर्किट पे फिर आ गया, दूसरा लोअर सर्किट आया है, 10% की जो एक गिरावट देखने मिली है। रेमंड लाइफस्टाइल जो ऑलरेडी एक डिमर्ज नाम थी, वो भी देखे तो लिस्टिंग प्राइस से 60% गिर चुकी है। तो आप देखिए रेमंड एज अ शेयर होल्डर यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग दोनों ही आर्म्स में नहीं दिखने मिल रही है। शरण, आपसे जो है राय लेना चाहूँगा रेमंड लाइफस्टाइल और रेमंड रियल्टी का। अब ये रेमंड होल्डिंग कंपनी हो गया है, इन दोनों कंपनीज में शेयर होल्डर्स का पैसा बना नहीं है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी बताएं। रेमंड लाइफस्टाइल, रेमंड रियल्टी दोनों ही आज सेलिंग प्रेशर आ रहा है। शरण। तो शरद चार्ट देख के तो मैं एक ही वर्ड कहूंगा, टोटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन, क्लियर वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। इतने समय से लोगों ने शेयर पकड़ के रखा, 3,000 रुपए पे लिस्ट हुआ, काफी बड़ी बड़ी बातें हुई है, 6,000 का टारगेट, 8,000 का टारगेट, आज देखो 1,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 70% वैल्यू लॉस्ट। रेमंड रियल्टी में भी सेम बात हो रही है शरद, अभी वापस इतने बड़े बड़े सबको सपने दिखाए हैं, इतनी बड़ी लैंड बैंक है, इतने प्रोजेक्ट्स है, और जैसे ही शेयर खुला है टोटल जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है शेयर से एग्जिट कर रहे हैं। और मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जो रेमंड लिमिटेड भी है, आज एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में वहां पे भी आपको बड़े एग्जिट देखने को मिल सकते हैं। तो रेमंड रियल्टी तो काफी न्यू लिस्टिंग है, तो शायद मैं कुछ नहीं इसमें कह सकूंगा। एक बात है, जिस हिसाब से आपने रेमंड लाइफस्टाइल देखा है 70% डाउनसाइड, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी आपको 30 to 40% रेमंड रियल्टी में भी आपको कट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और इन दोनों के साथ चलते चलते आपको रेमंड लिमिटेड के स्टॉक में भी काफी सेलिंग प्रेशर आपको विटनेस हो सकती है आने वाले समय में। ओवरली मैं तो काफी तीनों ही स्टॉक्स पे बहुत ही नेगेटिव मेरा व्यू है। और रेमंड की बात करें तो आज एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिखा रहा है, और एक बार आज के लो के नीचे अगर 750 के लो के नीचे ट्रेड करता है तो आपको काफी फास्ट हाई वॉल्यूम सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्तों में। एब्सोल्युटली। तो चलिए इटिनाव स्वदेश की रिसर्च, उसके ठीक बाद स्टॉक पर एक टेक्निकल रिएक्शन भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेमंड के स्टॉक प्राइस पर। लेकिन क्रिकेट लवर्स तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का इंतजार कर भी रहेंगे, लेकिन शुभमन गिल यंग लीडर की कप्तानी में ये मैच तो हो रहा है, लेकिन स्क्वाड बदल सकता है बिकॉज ऑफ बुमराह। अभिषेक। हाँ मानसी, बुमराह को लेकर थोड़ा संशय है, अगर बुमराह नहीं खेलते तो फिर तनाव थोड़ा हो जाएगा। फिर आकाशदीप को शायद खिलाएं, देखते हैं कि प्लान 11 क्या होता है, अभी तक तो फाइनल हुई नहीं है, टॉस हो जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये बर्मिंघम का जो एडजस्टन जो ग्राउंड है ना, ये भारत के लिए बड़ा बुरा रहा, मैं कहूंगा थोड़ा डराने वाली चीज ये है। 8 मैच भारत ने खेले हैं, 8 में से 7 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, और जो ड्रॉ भी किया ना वो 1980 में ड्रॉ किया, तो 3-4 डेकेड्स बीत गए हैं वहां, मतलब खाता खुला नहीं है। तो ये पिछली जो मैच हारे, बड़े मतलब दुख हुआ कि ऐसा लगा कि 2-3 बार रहा कि नहीं भारत जीत जाएगा, लेकिन फाइनली हार गए मैच हो, और 350 से ऊपर का टारगेट दिया था, चेज कर लिया इंग्लैंड ने बड़ा इजीली। तो देखते हैं कि अब बैटिंग में थोड़ा और जोर लगाएं, क्या करें। 5 सेंचुरी तो बनी थी, बावजूद उसके हार गए। लोअर ऑर्डर का इशू हो गया था पूरा। 2 बैट्समैन चले नहीं, देखिए साई सुदर्शन नहीं चले, करुण नायर बहुत टाइम के बाद टेस्ट मैच में वापसी कर रहे हैं, वो भी नहीं चले, तो थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, दबाव भी होगा। और रविंद्र जडेजा देखना होगा कि वो कैसे करते हैं, मतलब कायदे से देखा जाए तो उनकी जगह बनती दिख नहीं रही है, ना तो बल्ले से बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ना तो बॉलिंग से हो रहा है, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेकिन एक और फैक्टर होगा, फैक्टर ये होगा कि आज वहां पर जो बारिश की संभावना है वो है 84%। तो क्या पता बारिश बचा ले जाए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे चलेंगे कि नहीं एक टफ फाइट हो। और विदेशों में ना ये पिछला जो मैच हारे उसको लेकर लगातार 3 मैच हार चुके हैं। सिडनी में, मेलबर्न में 2 मैच हारे थे, फिर 1 मैच ये हारे, अभी आ गए हैं बर्मिंघम में। अब यहाँ उम्मीद करेंगे कि खाता खुल जाए, भारत बराबरी पर आ जाए, अदरवाइज फिर लॉर्ड्स का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर वहां हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन में बड़े चेंजेस देखने को मिले। तो चलिए सीरीज पे इंतजार तो है ही, भारत वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट देखेंगे या क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन बर्मिंघम की जो बात अभिषेक आपने कही उससे थोड़ा सा कंसर्न जरूर लग रहा है, अनलकी आप कह रहे थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विकली ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट का रुख करते हैं और ऑप्शन की एक रणनीति आपको बताते हैं।
यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। सो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम ऑरबिंदो फार्मा रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर हमें कल हैमर का फॉर्मेशन देखने को मिला था और आज उसी का फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें अब पुल बैक के रूप में आगे की ओर दिखाई दे रहा है। तो आज का जो फॉर्मेशन है वो बुलिश बेल्ट फुल कैंडलस्टिक का पैटर्न है और इसमें अगर हम MACD इंडिकेटर की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर नज़र आ रहा है। तो हमें लगता है कि अरविंदो फार्मा आने वाले समय में एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है, इसीलिए हमने अरविंदो फार्मा रिकमेंड किया है। इसमें हमें 1160 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है और ये अभी अराउंड 35-37 के आसपास चल रहा है, तो इसी करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो आ रहे हैं 55 के और जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 25 का। तो स्टॉप लॉस को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क नज़र आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 5500 रुपीज़ का। अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है अराउंड 11,000 रुपीज़ का। तो अरविंदो फार्मा में 1160 कॉल ऑप्शन बाय करके चलें। लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। अरविंदो फार्मा 1160 की कॉल खरीदे, 35 के लेवल्स पर लक्ष्य 55 के, स्टॉप लॉस 25 का। वर्कआउट होने पर 11,000 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है। अगर ये रिवर्स जाती है तो फिर मैक्स टू मैक्स नुकसान 5,500 रुपए का भी हो सकता है। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO में ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। ट्रेडिंग FNO में करने पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है और इसीलिए अपने सलाहकार, अपने एडवाइजर से एडवाइस लें, सोचे समझे और उसी के बाद FNO में उतरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 सदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार एक रेंज में ही है और ऐसा लग रहा है कि लेवल चेंज नहीं हो रही है। मानसी, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ कि शायद ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन एकदम अटक सा गया बाजार। कल 100 अंक का दायरा था, आज तो मानो 50 अंक का दायरा है बस। हाँ, फिलहाल एक घंटे में तो 50 अंक भी नहीं, 25 अंक के दायरे में है निफ्टी। 135 अंक नीचे है फिलहाल निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वही करीब 600 अंकों के आसपास से गिरावट, 1% नीचे निफ्टी बैंक है और आधे % की गिरावट हम देख रहे हैं कि निफ्टी में है। एक शेयर जो है तो बड़े साइज का लेकिन काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है और वो है डिक्सन टेक का। आज कमजोरी वाले बाजार में ये 2.25% ऊपर है और फिर से 15,000 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 15,003 आपको ये लेवल दिखेगा। 2% के आसपास की तेजी है। शरण, आपसे व्यू चाहिए डिक्सन टेक पर। डिक्सन टेक में मतलब ट्रेड करना बड़ा रिस्की हो गया है और जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो उनके लिए तो फिर ये बड़ा मुसीबत लेकर आएगा शेयर। ये क्या व्यू होगा आपकी तरफ से? तो अभिषेक जी, आप राइट बोल रहे हो, बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है और स्टॉक अपने 200 डे EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी भी पोजीशन बनानी है, मुझे लग रहा है 15,200 के ऊपर अगर स्टॉक 15 to 30 मिनट्स ट्रेड करता है तो ही आपको अपसाइड के लिए देखना चाहिए। और आज के डेट पे एक्चुअली इतने वॉलेटाइल और नेगेटिव डे पे स्टॉक आप है तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है आज के डेट में। और मुझे लग रहा है 15,200 के ऊपर ट्रेड करे तभी ही एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। पिछले हफ्ते काफी अच्छे पॉजिटिव रिपोर्ट आए, किसने 18,000, किसने 17,000 के टारगेट दिए स्टॉक में। मगर ऑन द सेम साइड प्रमोटर ने भी अपना स्टेक सेल किया है, तो ये 2 पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। तो स्टॉक वॉलेटाइल है, जिसको वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता है वो एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 14,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,200 के ऊपर लीजिए। मुझे लग रहा है अपना प्रीवियस स्विंग हाई 17,000 के आसपास स्टॉक एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। जी बिल्कुल, डिक्सन टेक पे जो है राय है 15,000 लेवल्स के ऊपर है। लेकिन एक बार कैपिटल गुड्स की तरफ भी थोड़े नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मोमेंटम जो था ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो एक अच्छी जो है मोमेंटम देखने मिल रही थी। अमोल, कैपिटल गुड्स में आपको कुछ अच्छा लग रहा है? सीमेंस, ABB, कमिंस, थर्मैक्स, यहाँ पे जो है ऑफकोर्स हमने देखा था थोड़े दिन पहले एक अच्छी वॉल्यूम एक्शन देखने मिले, पर आज ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है। बट अगर थोड़े से टाइम फ्रेम को बड़ा करें तो यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स में कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी अभिषेक पॉइंट आउट किए थे कि जो प्राइवेट कैपेक्स है वो गवर्नमेंट कैपेक्स को बहुत मंथ्स के बाद ये आंकड़ा जो है पॉजिटिव हुआ है। तो देखिए कैपेक्स तो हो रहा है प्राइवेट स्पेस में भी, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स को क्या बेनिफिट आ सकता है? अगर आता है तो कौन से स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए?
अमोल। जी, आई थिंक मुझे लगता है कि कमिंस पे थोड़ा सा फॉर्मेशन बेटर लग रहा है। एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक रेंज में अटका हुआ है, बट रिवर्सल के लिए जरूर देखना पड़ेगा। 3400 एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस कमिंस में दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो 3250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन मेंटेन रख रहा है, मुझे लगता है ये जो बुलिश सेटअप है वो शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही टाइम फ्रेम में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मुझे एक लार्सन पे भी फोकस आ रहा है। हालांकि आज चला नहीं है, इनफैक्ट 2% करेक्ट हुआ है, बट ये एक रेंज में है। रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल का पॉइंट रहेगा मुझे लगता है 3650। अगर ये 3650 के ऊपर होता है, ट्रेड होना चालू कर देता है, तो ये बुलिश साइड का मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा वीक है, तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, बट फोकस जरूर रहेगा लार्सन के ऊपर। ओके, तो चलिए कैपिटल गुड्स स्पेस पर ये एक नज़रिया, एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस होना चाहिए। और कैपिटल गुड्स थीम है जो कि एक तरह से फंडामेंटली काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पर बनते हुए और इसी के चलते स्क्रिप्ट्स पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक है राइट्स लिमिटेड, जो कि आज कमज़ोर बाजार में भी बढ़िया एक्शन दिखा रहा है। करीब 5% की तेज़ी के साथ स्टॉक में ट्रेड्स हैं। कंपनी को अफ्रीकन रेल कंपनी से एक परचेज ऑर्डर मिला है। लगातार ऑर्डर विंस के चलते राइट्स लिमिटेड जो है फोकस रेडार पर रहती ज़रूर है और इसी कड़ी में स्टॉक पर एक टेक भी होना चाहिए। आदित्य, आज के सत्र में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, मजबूती पर ट्रेंड। ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो का एक असर हो सकता है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर ये स्टॉक आपको कैसा नजर आता है? बेहतरीन है मानसी। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कम बैक करने का टाइम आ चुका है उनका। बहुत स्टॉक्स एक अच्छा अपमूव भी दिखा रहे हैं। राइट्स भी मुझे लग रहा है उस श्रेणी में आता है जिसमें एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स हो रहा है। 200 डीएमए पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है। पहला टारगेट्स यहाँ पे 315 का आएगा। अगर 315 को निकाल के सस्टेन करता है तो 340 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 340, 315 दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करना चाहूंगा मैं स्टॉक पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 280 का। 280 के स्टॉप लॉस के साथ परचेस करें। और यहाँ पे टारगेट जैसा कि मैंने आपको कहा 315 से लेके 340 के आएंगे। ओके, 340 तक के लेवल्स भी यहाँ से नज़र आ सकते हैं। अब 5.5% की तेज़ी बिग शो ऑफ द डे का हिस्सा बना राइट्स लिमिटेड। 293, 294 के लेवल्स पर बढ़िया तेज़ी इस कमज़ोर बाजार में है, इसीलिए इस पर एक नज़र होनी ज़रूर चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन है, बिल्कुल बरकरार रखें। नई पोजीशन के लिए गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे। लेकिन जून में हीरो मोटोकॉर्प ने दमदार बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं। हम लगातार आपको बता भी रहे थे ऑटो सेल्स के नंबर्स आने से पहले भी कि ट्रैक्टर बिक्री पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए और इसके अलावा भी उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस अनुमान आपके सामने रखें। लेकिन कंपनी पर न्यूवामा का भरोसा भी बढ़ा है। तो ऑटो बिक्री के डेटा तो अच्छे हैं और साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। क्या हैं ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, उसमें क्या रैशनल हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट ऑन पॉजिटिव साइड नजर आ रही है, बता रही है हमारी सहयोगी सृष्टि। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प आज खबर के दम पे फोकस में जरूर है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बिक्री आंकड़े आए थे जहां पर हीरो मोटोकॉर्प की जून बिक्री लगभग 5.5 लाख यूनिट्स की हुई, जो कि उम्मीद के एकदम बराबर थी। ये थी पहली वजह। और साथ ही कंपनी ने विदा VX2 का लॉन्च किया है। ये एक अनोखा लॉन्च इसलिए है क्योंकि बैटरी एज अ सर्विस ये प्रोडक्ट लेकर आई है हीरो मोटो, जहां पर उन्होंने विदा VX2 के जो 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं उसमें बैटरी एज अ सर्विस ये ऑप्शन देते हैं। इसके मायने ये है कि आपको पूरी गाड़ी के पैसे देने नहीं पड़ेंगे और बैटरी को आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपकी जो अपफ्रंट कीमत है वो सीधा कम हो जाती है। साथ ही आपको जो प्रति कॉस्ट पड़ता है, प्रति किलोमीटर का कॉस्ट पड़ता है, उसमें भी आपको खासी फायदा होता है। अब जो ये 2 नए लॉन्चेस हुए हैं, 2 अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं विदा VX2 के, उनकी जो कीमत बताई जा रही है वो लगभग 99.4 से 1,10,000 के बीच में है। बट इसके अलावा अगर आप बैटरी एज ए सर्विस के ऑप्शंस में जाते हैं तो वहां पर सीधा कीमत कम होकर 60,000 के आसपास हो जाती है, जिससे कि प्रति किलोमीटर का कॉस्ट 1 रुपए से भी कम होता है। तो ये एक नया लॉन्च है हीरो मोटो की तरफ से। और साथ ही साथ अगर आप इसको बिना बैटरी सब्सक्रिप्शन के भी लेते हैं तो अन्य कंपनी से कंपटीशन बढ़ जाता है और बजाज
चेतक को टफ कंपटीशन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे सकता है। इससे होगा ये भी कि आने वाले समय में शायद मार्केट शेयर में भी कुछ इसको इजाफा मिले, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आए। और साथ ही कंपनी ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री भी दी है कि FY26 तक ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 12 से 15 मार्केट शेयर अपना अचीव करने का लक्ष्य उन्होंने साबित रखा है। तो इन सभी चीज़ों के दम पे आज हीरो मोटोकॉर्प फोकस में है। जी धन्यवाद सृष्टि। ऑफ कोर्स हीरो मोटो पे जो है इम्पोर्टेंट रिसर्च सृष्टि लाते हुए, लेकिन अब चलिए हमारे खास सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो है मार्केट सेट 3 रहेगा। आनंद हमें बताएंगे क्या अहम स्टॉक्स हैं। जी हाँ शरद, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी में करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट दिख रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में भारी गिरावट दिख रही है, करीब 600 अंकों के आसपास की। लेकिन कौन सा सेक्टर जब सबसे ज़्यादा गिरा है उसकी तरफ देखते हैं तो रियल्टी शेयरों पर आज दबाव दिख रहा है। फिनिक्स मिल्स में देखें 3.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट भी 3% के आसपास की 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है और डीएलएफ में भी 1.5 से 2% की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन का शेयर 5% की शानदार तेज़ी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग मिली है और वॉल्यूम जो है औसत से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेके टायर की तरफ देखें 3% ऊपर है शेयर और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। टायर ही सेक्टर से एक और प्लेयर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखें 4% की तेज़ी है शेयर में और यहाँ भी अच्छा खासा वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी पर एक खबर है, कंपनी को 355 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो फॉरेक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र से शेयर को मिला है, लेकिन बाजार की गिरावट का असर जो है वो शेयर पर आज दिखाई दे रहा है। आईटीआई की बात करें तो कंपनी को 88 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से और शेयर रिकवरी करने की कोशिश में है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स पर नोआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य रखा है 694 रुपये का और कंपनी ने सीमेंट्स में हेल्दी डिमांड की जो है वो उम्मीद जताई है। इसी के चलते शेयर में 3 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद आनंद, अच्छी तरीके से आपने कंपाइल किया और जो मार्केट मूविंग जो न्यूज़ फ्लो है आपने अच्छे से हमारे सामने रखा। लेकिन ऑफ कोर्स एक बार बात कर लेते हैं तपन, हीरो मोटोकॉर्प पे एक बार नज़र डालते हैं। सृष्टि ने जो शानदार रिसर्च किया था, उनके ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बताया, नंबर्स भी ऑटो के सेल्स के अच्छे आए हैं, ब्रोकरेज अपग्रेड या ब्रोकरेज के भी जो व्यूज़ है पॉजिटिव आ रहे हैं। आप हीरो मोटोकॉर्प एज अ स्टॉक क्या देख रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स इस बार इन्होंने जो है एक सीजनली वीक नंबर होता है जून में, लेकिन आप देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं। तो ये आप किस तरह देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प, तपन? हाँ सर जी देखिए, अगर टू व्हीलर की बात करें ना, हीरो मोटोकॉर्प एक तरह का वैल्यू पीक है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो ज़्यादा चला नहीं है, अभी भी टॉप से ऑलमोस्ट 32% डाउन है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है, लेकिन वो देखना पड़ेगा ये सस्टेन कितना हो रहा है। ऑफकोर्स आगे 6 महीने बहुत ही अच्छा रहेगा, 4 महीने, क्योंकि ऑफकोर्स मानसून अच्छा है, टू व्हीलर्स में डिमांड बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन भी आएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट में ग्रोथ आ सकता है सबके, यानी हीरो टीवीएस और इन सब के। और यहाँ अभी 1-2 महीने शायद हम लोग सिंगल डिजिट में ग्रोथ रहेंगे, लेकिन हीरो मोटर यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट 15-20% का मिनिमम आ सकता है, क्योंकि काफी नीचे है, वैल्यूएशन वाइज भी काफी अपीलिंग है, तो एक तरह का वैल्यू पिक होगा। और अगर आपको ग्रोथ स्टॉक में जाना है तो आप टीवीएस मोटर भी देख सकते हो। टीवीएस मोटर भी आप देखें ना, जिस तरह से उनका ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ आया है और ईवी में नंबर 1 है। iQube उनका बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो ये 7 महीने से ना उनका कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। सो वो एक ग्रोथ स्टॉक है वहां भी ऑल टाइम हाई, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ आया, तो वहां भी आप एक नजर रख सकते हो। हीरो मोटर एक तरह से वैल्यू पिक आप गिन सकते हो। जी बिल्कुल, तपन के इम्पोर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के उस पार जो है हमारी सहयोगी सुमिता पीएम विजिट पे एक खास पेशकश लाने वाली है। इसके अलावा जो है एफएनओ कॉल, खासकर की पुलकित के जो है रिसर्च है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। BT ST ट्रेड्स और इवेंट्स टू वॉच क्या रहेंगे, ये सारा न्यूज़ फ्लो हम आपके लेके आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार में कमजोरी लगातार हावी होती हुई और ऐसे में डेरिवेटिव ड्यूरिंग द क्लोजिंग या क्लोजिंग से ठीक पहले किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। 25,500 के नीचे तो निफ्टी खड़ा है 83 अंकों की गिरावट, लेकिन पुलकित बंडी है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि गिरावट कौन से लेवल पर ज्यादा गिरा रही है, कौन से लेवल पर कन्विक्शन डेवलप हो रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स के क्या हाल हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। थोड़ा सा डेटा अभी थोड़ी देर पहले तक नेगेटिव हो रहा था, लेकिन अभी जो लास्ट अगर आप देखें 10 मिनट में एक छोटी सी मूव आई है, वहां से आपको डेटा समझ आएगा कि हल्का सा पॉजिटिव होना चालू हो गया है। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। इंडिया विक्स 12.53 पे है, बहुत ज्यादा कुछ वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई नहीं है, ठीक है। निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.59 के आसपास है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट एक्टिव पुट, हालांकि यहां से मार्केट नीचे है, फिर भी 25,500 पे है और वहां पे पुट शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है जो कि नेगेटिव था, लेकिन अभी वापस थोड़ा सा जो अच्छा मूव आया है, वापस जो शॉर्ट कवरिंग की स्ट्रांगनेस थी वहां पे वो थोड़ी कम हो गई। तो मतलब लोगों को वापस एक थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है। मोस्ट एक्टिव कॉल की बात कर लेते हैं, 25,500 पे है, कॉल राइटिंग हो रही थी, लेकिन अभी वापस उसकी जितनी वॉल्यूम से हो रही थी वो थोड़ा सा वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए 25,600 के ऊपर है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 25,400 के ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, पीसीआर 0.94 पे है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों 56,000 के ऊपर है। बट यहाँ निफ्टी में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 25,400 पे पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया है, हम वहीं से देखें तो लगभग वहीं से शार्प रिवर्सल लिया है मार्केट ने, तो उसको अब एक अच्छे सपोर्ट की तरह वो एक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। F&O बैंक की बात कर लेते हैं, वही आरबीएल बैंक बना हुआ है, नई कोई एंट्री अभी होने की दशा में है नहीं, तो जैसा भी कुछ होगा हम बाकी कल बता देंगे। तो ये F&O का सेटअप था कि क्या किस तरह की पोजीशनें बनी हुई है। कितना एब्सोल्यूट सटीक एनालिसिस आपका। और जो मूव की आप बात कर रहे थे, देखिए रिकवरी एट दिस पॉइंट, दिस मोमेंट इटसेल्फ इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी या निचले स्तरों से करीब 200 अंक रिकवर करता हुआ और निफ्टी के भी चार्ट्स को अगर दिखाएंगे करीब 88 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से नजर आ रही है। तो मार्केट जो है संभलने की कोशिश करते हुए, लेकिन कमजोरी काफ़ी हाथ लगी और इसी के चलते रिकवरी जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। बट अभी अभी ये रिकवरी का मोड जो है वो शुरू हुआ है। चलिए फिर 3:10 भी हो गए, हमारे एक्सपर्ट से उनके BTST STBT ट्रेड्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। शुरुआत तपन आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त मार्केट के सिनेरियोस को देखते हुए क्या BTST या STBT ट्रेड होंगे आपकी तरफ से? मैं लॉन्ग टर्म दे पाऊंगा, BTST तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ NBFC अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप देख सकते तो मीडियम लेवल पे भी काफ़ी NBFC अच्छे लेवल पे अभी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, यानी नीचे आ रहे हैं, तो वो आप NBFC देख सकते हो। इवन थोड़ी अगर आप देखो तो 2-3 दिन से NBFC थोड़े बजाज फाइनेंस से लेकर सब नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ आप नज़र रख सकते हो। उसमें एक LIC हाउसिंग है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो अगर आप देखें ना तो एक तरह से उसका भी वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है और नो अभी क्रेडिट ग्रोथ भी उसमें अच्छा खासा चल रहा है, उसके भी NPS काफ़ी कंट्रोल में है। और यहाँ से जिनका जिस तरह से गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उस तरह से लग रहा है कि मिड टीन्स में और ज़्यादा 20s में उनका क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। और काफ़ी हद तक ना उनका जो लोन बुक है ना वो भी काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि हाउसिंग में है तो वहाँ उनको वो भी फायदा हो रहा है, तो उस तरह से NPA भी कम रहेंगे। तो ये एक मुझे एक तरह का वैल्यू पिक लग रहा है। अगर आप NBFC में जाते हो तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ये आप स्टॉक देख सकते हो। चलिए ऑन अ लॉन्गर टर्म थोड़ा सा पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म बेसिस पर तपन की तरफ से ये राय इस वक्त हमें मिलती हुई। शरण आप बताइए आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड्स। मानसी जी, अगर आप वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखें काफी वीक लग रहा है और मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो रहा है। और अगर आपको STBT करना है तो मैं कहूंगा जुलाई फ्यूचर्स में देखिए। वरुण बेवरेजेस को आप शॉर्ट करके जा सकते हैं अराउंड 455 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस डे हाई होएगा अराउंड 460, खाली 5 रुपए का। मुझे लग रहा है इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको काफी फास्ट मूवमेंट ऑन द डाउन साइड मिल सकती है, करीबन 20 से 30 रुपए की भी मैं बोल रहा हूँ। पर रिस्क रिवॉर्ड देख के मैं सिर्फ आपको 10 रुपए का टारगेट दूंगा, 445 का टारगेट रहेगा, 5 रुपीज का रिस्क रहेगा, 10 रुपीज का रिवॉर्ड रहेगा। तो वरुण बेवरेजेस का आप जुलाई फ्यूचर शॉर्ट करके जा सकते हैं STBT के लिए।
वरुण बेवरेजेस एसटीबीटी ट्रेड शरण की तरफ से आता हुआ 453 के लेवल्स पर स्टॉक में ट्रेड। मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट तो कर रहा है लेकिन 25,500 के लेवल को टच नहीं कर पा रहा है निफ्टी। जतिन, आप बताएं, आपकी तरफ से इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे? हम लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड देना चाहेंगे। ट्रेड होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। डेली चार्ट्स के ऊपर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। आर्ली चार्ट्स पे हमें देखने को मिल रहा है कि 2290 के आसपास का एक सपोर्ट लेके हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन स्टार्ट किया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। 2290 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2345 के टारगेट हम कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो एक पोजीशन बाई साइड की HUL 0.5% गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस वक्त लॉन्ग्स बिल्ट अप क्योंकि अभी एक रिकवरी का अटेम्प्ट मार्केट कर रहा है। जो कैंडिडेट्स है उसमें सबसे आगे टाटा कम्युनिकेशन है जो कि हमारी लिस्ट में शामिल भी था। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर इस स्टॉक में पॉजिटिविटी नजर आ रही है। बिग बाजिंग स्टॉक की लिस्ट जो हमारी थी उसमें सबसे पहला कैंडिडेट टाटा कम्युनिकेशन था। 1805 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। एक राय तपन आपसे जानना चाहेंगे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं जिसके चलते टाटा कम्युनिकेशन की चार्ट्स में मजबूती हम देख रहे हैं। इसके अलावा आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पर? टाटा कम्युनिकेशन अभी अच्छा खासा भागा हुआ है और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 56% है जो काफी हाई है टेलीकॉम के लिए। और उन्होंने अच्छा खासा ना एफिशिएंसी भी दिखाई है। इबिटा भी ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि ऑपरेशनल मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट लाया। ऑलमोस्ट 19 से 26% का अगर आप देखो ना तो वो ऑलमोस्ट रेंज रहा है और आगे जाके भी एफिशिएंसी रहेगी क्योंकि जिस तरह से उनका आरओई और आरओ है तो वो आरओई ऑन मच ऑन हायर साइड जो सस्टेन होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अबव 50s है तो करेक्ट। तो ओवरऑल मुझे ये सब देख के मैट्रिक्स देख के तो अच्छा लग रहा है। और लेकिन क्योंकि स्टॉक ज्यादा बढ़ गया है तो आपको यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि थोड़ी नीचे भी आ सकता है थोड़ा। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टॉक है जो आपके नजर में रख सकते हो और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंड ओवरऑल आईटी में भी ये काफी हद तक आगे बढ़ रहा है। तो यस, बाय ऑन डिप्स का मेरा कॉल होगा इसमें। टाटा कम्युनिकेशन 1800 रुपए के ऊपर और इस पर रिपोर्ट आई थी कि मैक्वारी की, वो 2300 रुपए के टारगेट दे रहे थे टाटा कम्युनिकेशन को लेकर। लेकिन बाजार ने जब रिकवरी की है पिछले कुछ मिनटों में तो एक स्टॉक भी बहुत तेजी से ऊपर आया है और वो है ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। करीब 5% ऊपर ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ABFRL, इस पर शरण आपका व्यू चाहिए। काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था और आज हम देख रहे हैं कि चलने की कोशिश ये कर रहा है। क्या ये कोशिश रंग लाएगी और मजबूती यहां से और बढ़ेगी? अभिषेक जी, चार्ट बहुत नेगेटिव है। लोअर हाई बना रहा है स्टॉक और इसे आप एक डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं। अपने लो पे आके एक थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। एक बार अगर ऊपर थोड़ा और ऊपर के स्तरों में आता है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बार ट्रेड करता है अराउंड 80-85 लेवल्स के ऊपर, तभी मैं एक बार इसे वापस रिव्यू करूंगा। अभी तो मेरे लिए काफी नेगेटिव है और अगर कोई बना भी स्टॉक, अगर कोई स्टॉक में जिसने इन्वेस्टमेंट भी किया, मैं कहूंगा स्ट्रिक्ट 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके नीचे जाएगा तो आपको और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ABFRL को लेकर ये व्यू। एक और शेयर है जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे और आज क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है। शेयर का नाम है ब्लू स्टार। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जब गर्मियों की शुरुआत नहीं हो रही थी तो शेयर ये चल रहा था और अब जब गर्मियां खत्म होने की ओर है तो हम शेयर में थोड़ी गर्मी देख रहे हैं। ब्लू स्टार में आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी है और बैक टू बैक दूसरे सत्र में हम करीब 2.5 से 3% के आसपास की मूव्स देख रहे हैं। 1760 रुपए का भाव है। तपन जी, व्यू आपसे चाहिए। ब्लू स्टार क्या करना चाहिए अभी भी, जिसको हाई जो थे 2400 रुपए के, वहां से तो काफी ज्यादा दूर है। क्या निवेश के इसमें मौके हैं या फिर अवॉइड कर दें इसको? ये ब्लू स्टार लिए या वोल्टास ले, उसमें एक प्रॉब्लम जो आई थी कि गर्मी की सीजन बहुत जल्दी एंड हो गई थी। इस बार बारिश थोड़ी ज्यादा आ गई, जल्दी आ गई, उसके वजह से उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा था और तब जाके ना ये सब स्टॉक्स काफी नीचे आए थे। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इनकी वॉलेटिलिटी रहती है और लास्ट क्वार्टर का तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहा है। ओवरऑल भी अगर देखो ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ भी दिया है। तो ब्लू स्टार एक अगर लोअर लेवल पे अगर एसी में अगर आप देखें तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे चल
रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें कौन लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी वापस नो मानसून और ठंडी की सीजन, तो थोड़ा तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा और इनका एसी का काफ़ी बड़ा नो कह सकते हैं सेल है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ना थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अभी तो मैं अवॉइड ही बोलूँगा, क्योंकि सीज़न जो पीक सीज़न था वो चला गया है और अभी देखना पड़ेगा किस तरह से सेल्स आगे बढ़ेगा। सो मेरे लिए अभी तो टेम्परेरी अवॉइड ही है। ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। लेकिन पीएम मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं और वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फिर वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। क्या है बैठक में, कहां कहां वो जाएंगे, क्या मुद्दे प्रमुख होंगे, एजेंडे में क्या होगा, ये तमाम जानकारी लेकर हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, बताइए क्या अपडेट्स आपके पास हैं और कितना अहम है ये पीएम मोदी का दौरा? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नेशंस का टूर शुरू हो रहा है और वो चलेगा 9 जुलाई तक। सबसे पहले वो विजिट करेंगे घाना 2 और 3 जुलाई पे। उनको ये इनविटेशन एक्सटेंड हुआ है विजिट करने का, स्टेट विजिट पे, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और इकोनॉमिक टाइज और वैक्सीन्स होगा एजेंडा पे। उसके बाद वो जाएंगे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो 3 और 4 जुलाई को, जहां पे वो एड्रेस करेंगे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री मीट रिपोर्टेडली। फिर अर्जेंटीना जाएंगे 4 to 5 जुलाई को, और ये एक सबसे पहला विजिट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन ओवर 50 इयर्स। तो ये काफ़ी क्रूशल और क्रिटिकल होगा, क्योंकि इस पे जो फोकस है वो दिया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स पे, डिफेंस पे, ऑयल और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स पे। उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 6 to 7 जुलाई को, जहाँ पे वो अटेंड करेंगे ब्रिक्स मीटिंग्स। उसके साइड बाय साइड बायलैटरल मीटिंग्स भी चलेंगे प्रधानमंत्री के, और वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा से भी एक बायलैटरल करेंगे। पीस, सिक्योरिटी, मल्टीलैटरलिज्म, AI और टेररिज्म के अगेंस्ट वॉइस उठाना, वो एजेंडा की सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में 7 to 8 को वो जाएंगे, तो ऑयल एंड गैस, डिफेंस, साइंस, ट्रेड, फार्मा, एग्रीकल्चर की टॉपिक्स होंगे। नामीबिया पे 9 जुलाई में होंगे वो, और डायमंड्स, डिफेंस, UPI, इंटरऑपरेबिलिटी, आयुर्वेदा और क्रिटिकल मिनरल्स जो होगा वो उनका फोकस होगा। तो ये जो 5 नेशन टूर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज का, वो एक तरीके से इंडिया का फोकस को दिखाता है कि हमें इन कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ानी है, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाने हैं, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाने हैं। बट एक स्पेसिफिक एजेंडा जो है इस विजिट का जो रहेगा वो रहेगा क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि MEA ने भी अर्लियर दिस वीक बोला था कि कुछ कंपनीज जो है वो माइनिंग कंसेशंस देख रही हैं रेयर अर्थ्स के लिए। लैटिन अमेरिका में इंडिया इज स्पीकिंग विद अर्जेंटीना, पेरू और बोलिविया की ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कंसेशंस मिल सके इस सेक्टर में। धन्यवाद सुमिता, आपने जो है बहुत विस्तार से बताया कि पीएम मोदी की जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो क्रिटिकल मिनरल्स पे भी है। अभिषेक, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑटो सेक्टर के लिए, तो हमारी बातचीत हो रही है। मेटल्स का भी यहाँ पे एक फ्लेवर आ गया है। अब यहाँ पे जो पूरा स्पेस है भारत के लिए, ऑफ कोर्स देखें तो आज मेटल स्पेस भी थोड़ा चमक रहा है। मेटल माइनिंग में अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स का भी एंगल आता है। चाइना ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की भी जो खबर आई थी ना, अभी मॉर्गन स्टैनली के हवाले से हम दिखा भी रहे थे, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो बात हो रही थी शरद, उसमें भी मतलब होता क्या है कि विकल्प धीरे धीरे बन ही जाता है। अब चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, बट भारत विकल्प के तौर पर उभर रहा है। तो मे भी एक ये कह सकते हैं कि चाइना +1 अभी हर चीज में थियरी काम करती है, इसमें भी काम करेगी आगे चल के। चाइना ने कंट्रोल्स लगाने की कोशिश तो बड़ी की, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाए। ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई पे ये खेल रहे हैं, स्पेशली टैरिफ के एक दिन पहले या 9 तारीख को टैरिफ आएगा तो थोड़ा सा मोमेंटरी डिसरप्शन आता है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो फिर प्रोडक्शन हॉल्ट करने पड़ते हैं कई जगह पे, अदरवाइज फिर तो उपलब्धता हो ही जाती है उसकी। जी बिल्कुल। लेकिन एक बार पॉलीकैप पे भी नज़र डाल लेते हैं, और खास करके वायर एंड केबल कंपनीज पे मैं नज़र इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कॉपर प्राइसेस जो है 3 मंथ हाई लेवल्स पे हैं। 30 से 40% जो है कॉपर का कॉस्टिंग आता है वायर प्लेयर्स का। ये नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन आज पॉलीकैप देखिए एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है। स्टॉक 2% ऊपर है, 6800 लेवल्स के ऊपर है और फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। तपन, यहाँ पे केबल वायर प्लेयर्स पे जो है आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पे?
मीडियम टर्म में ना पॉलीकैब और आप बात करें केईआई, बात करिए आरआर केबल, और सबने काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है। क्योंकि एक जब वो बात आई थी कि बिरला की एंट्री हो रही है, अदानी की एंट्री हो रही है, तब ये स्टॉक्स काफी गिरे थे। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखा नहीं। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में भी और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी देखे तो इन्होंने बताया कि आगे जाके इनका जो मोट है वो बहुत ही बेहतर है। खास करके पॉलीकैब ने मैनेजमेंट से बताया कि नो उनका आगे जाके नो काफी एक्सपेंशन प्लान भी है। तो उस तरह से तब से नो ये स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये काफी हद तक बढ़ चुके हैं, और ये जिसने जिस तरह की आप प्राइसिंग की बात करें उसमें इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मीडियम टर्म ये एक थोड़ा नो कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए स्टॉक। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखे तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जैसे 1-2 साल में जिस तरह से बड़ी बिरला और उन सबका नो प्रोडक्शन में तो वहां प्रेशर है। लेकिन मीडियम टर्म में आई थिंक ये सब स्टॉक्स चलेंगे और डिसेंट रिटर्न जैसे देते वैसे दे सकते हैं। लेकिन आज के लेवल पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन मीडियम टर्म में 1-2 साल में आप इसे होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की राय पॉलीकैब की। शरण, ऑफ कोर्स मेटल स्पेस पे तो हमने विस्तार से बात किया है, लेकिन मेटल के अलावा कंजम्पशन स्पेस, यहाँ एफएमसीजी स्पेस, यहाँ पे जो है दुख जो है बढ़ते जा रहा है। 4 दिन से जो है सेशन में जो है नेगेटिव जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया है। मलेशिया के जो कुछ पाम ऑयल प्राइजेज है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जो है एफएमसीजी स्टॉक्स में भी पड़ेगा। और रूरल कंजम्पशन जिस तरह है, अभी तक भी कुछ बड़ा कमेंट्री नहीं आया इन कंपनी से। आप किस तरह देख रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में? यहाँ पे ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी क्वेश्चनेबल रहते हैं कुछ कुछ सेगमेंट्स में, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे कोई कमाई के मौके बनते, कोई शॉर्ट्स आ रहे हैं, या स्पेस को जो रहने दें? तो शरद, टेक्निकली तो एफएमजीजी सेक्टर ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है, मगर उनमें भी 2-3 स्टॉक है जो थोड़े डिसेंट है, बेटर कर रहे हैं। तो मेरा तो हमेशा इस फोकस रहा है, आप लीडिंग सेक्टर्स के साथ रहिए, जो गिर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जो बढ़ रहे हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मगर स्पेसिफिकली अगर एफएमसीजी की बात करें, मुझे एक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, वो है मारिको। मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था, जिस हिसाब से उसकी प्राइस एक्शन चल रही है, जिस हिसाब से उसका अक्यूमुलेशन हो रहा है लास्ट 3 महीनों में, मुझे लग रहा है आगे चल के आगे वाले 2 से 3 हफ्ते में एक ऑल टाइम हाई दिखाने की क्षमता रख सकते हैं। और मुझे बहुत ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जिस हिसाब से इसकी मूवमेंट है, ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब में आ सकता है। करीबन 6-6.5% ही दूर है, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा कंपनी के लिए। ओवरली मेरे लिए प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, कंपनी की फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और जिस हिसाब से स्टॉक ने रिएक्ट किया, इतना भी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया जितना निफ्टी ने नेगेटिव रिएक्ट किया। तो अगर किसे देखना है, एक बार मारी को देख सकते हैं। और सेकंड, राधिको खेतान, अगेन बहुत ही अच्छा लग रहा है डिस्पाइट इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात करी महाराष्ट्र में, उसके बाद भी स्टॉक काफी लेवल को होल्ड कर रहा है, तो वहां पे भी आप नजर रख सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलपाल और ये दूसरे क्षेत्र में तो मैं एकदम ही अवॉइड करूंगा, स्टॉक काफी गिर ठीक है, गए, चलिए कुछ ब्रेकडाउन आ गया। फटाफट कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं। जतिन, केमिकल वाला स्पेस हम देख रहे हैं कि गर्म है, वहां पर कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट हो नहीं रहा है। अच्छा तपन जी, आपसे व्यू चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एसआरएफ में बाइंग है, कुछ और स्टॉक्स चल रहे हैं। एसआरएफ में कल की छोटी सी गिरावट आई थी और आज फिर से रफ्तार पकड़ लिया है ये स्पेस। कैसे देख रहे हैं केमिकल वाले स्पेस को? आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे और अभी बनेंगे? जी अभिषेक जी, अगर देखें तो एग्रो केमिकल्स में ना एक तरह से काफी हद तक तेजी है, खास करके एसआरएफ में तो बहुत अच्छी खासी तेजी दिख रही है। अगर लेकिन देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहां भी हमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ही 1-2 महीने में काफी मूवमेंट आ चुका है, और क्या उस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये ऑफकोर्स गिरे भी उतने थे। तो एग्रो केमिकल में मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये 2-3 महीने की बात है, वापिस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन एक साइड में अगर आप स्पेशलिटी केमिकल में देखो तो वहां आप थोड़ा नजर में रख सकते हो, वहां स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी मूवमेंट धीरे धीरे आ रही है। एग्रो केमिकल थोड़े ज्यादा भागे, और खास करके आप एपीआई और वहां भी अगर केमिकल सेक्टर में अगर आप बात करें तो वो भी मैं इंक्लूड करूं, तो वहां भी आप फोकस कर सकते हो। अभी के माहौल टाइम में अगर एसआरएफ की बात करूं तो मैं इस लेवल पे तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि बहुत ही भाग चुका है ये। एसआरएफ को इस लेवल पर अवॉइड करेंगे। शरण, एक बार आपसे ना श्रीराम फाइनेंस पर व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग होने जा रही है वो डे लो पर है। 676 रुपए का भाव है और लगातार दूसरे सत्र में आज हम देखने की ये शेयर गिर रहा है।
श्रीराम फाइनेंस पैसे बना के इसने दिए हैं, क्या रैली पर फिलहाल के लिए एक स्टॉप लगेगा और क्या एग्जिट ले लें या फिर इसमें बने रहें? तो अभिषेक जी, मेरे हिसाब से तो बने रहो। स्टॉक अच्छा है, हायर लो बना रहा है। एक बार जिसने पोजीशन बना दिया 650 का स्टॉप लॉस रखे, उसके साथ बने रहे। मार्केट में डिप्स आते हैं और वो खरीदने के मौके हैं, ना ही के अच्छे स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए। मेरे हिसाब से 650 के स्टॉप लॉस से बने रहे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी बहुत डिप है, मेरे को लग रहा है वो भी रिकवर कर लेगा आने वाले समय में, और एक बार मेरे को लगता है ऑल टाइम हाई भी आपको दिखा सकते हैं। चलिए, ये एक टेक श्रीराम फाइनेंस पर बाजार बस क्लोज होने की तरफ बढ़ता हुआ, और जाते जाते एशियन पेंट्स पर एक फोकस ज़रूर होना चाहिए कि सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ज़रूर किया था एशियन पेंट्स पर, खास तौर से कंप्लेंट जो कि ग्रासिम ने फाइल की थी डोमिनेंट पोजीशन ये कहकर कि एशियन पेंट्स जो है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में बताकर चल रहा है। उसके ठीक बाद शुरुआती कमजोरी दिखाई स्टॉक ने, लेकिन वापस से आप देखिए करीब 2.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है क्लोज करता हुआ। सो ऑफ कोर्स ये एक न्यूज़ फ्लो था। हम नहीं मानते, निवेशकों ने कहा हम नहीं मानते, डोमिनेंट प्लेयर है एशियन पेंट और वही रहेगा। और इसी तरह की हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग के दरमियान दिन के उच्चतम स्तर पर इनफैक्ट एशियन पेंट का स्टॉक ट्रेड करता हो। लेकिन चलिए, उसके अलावा भी अगर आज का दिन देखें, डल था आज का सत्र इंडेक्स वाइज, तो मार्केट में कोई मोमेंटम देखने को मिला नहीं। लास्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेड, 15 to 20 मिनट्स ऑफ ट्रेड में बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट भी की, लेकिन जितनी गिरावट देखी जा चुकी थी उसके सामने रिकवरी कुछ खास नजर ना आई। दिन के निचले स्तरों पर शुरुआत की थी हमने 2 बजे जब मार्केट क्लोजिंग कॉल की शुरुआत करी, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 25,500 के नीचे ही क्लोज होने के तरफ बढ़ता हुआ, करीब 95 अंकों की कमजोरी निफ्टी में। वहीं 500 अंकों की गिरावट आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में और ज्यादा कमजोरी गहराती हुई 56,960 के लेवल्स के नजदीक। मेटल पैक और आईटी सेक्टर ने बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन आईटी सेक्टर से फर्स्ट हाफ में एक्शन दिखा पाया, उसके बाद एक्शन और गेंस जो हैं कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए भी नजर आए। लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स की तेजी बरकरार हरे निशान के साथ हम देख रहे हैं इस वक्त मेटल पैक में ही। लार्जर प्लेयर्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो मेटल से जुड़े स्टॉक्स ही होंगे जहां से एक्शन नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियोज की अगर बात करें 50-50 है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट डिक्लाइन का पलड़ा इनफैक्ट भारी है। एडवांसेस तो 1000 ही है, उसके सामने 1665 डिक्लाइंस हैं, तो बिल्कुल बाजार का टेक्सचर जो है कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन जो है कम ही नजर आया। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर थे, लेकिन इंडेक्स वाइज सेक्टोरल अप्रोचेस की अगर बात करें तो गिरावट के हाथ लगी। एनबीएफसी शेयरों में गिरावट देखने को मिली, मेटल स्टॉक्स में शाइन थी। ऑटो एंसिलरी और ऑटो सेक्टर में खास तौर से फोकस जरूर रहा, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आने के बाद बेहतर बिक्री आंकड़े इनफैक्ट मारुति सुजुकी हीरो मोटोकॉर्प ने पेश किए और इसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला। ऑटो इंडेक्स भी हम देख रहे हैं क्लोजिंग के दरमियान करीब 66 अंकों की मजबूती पर इस वक्त क्लोज होता हुआ। बाजार की क्लोजिंग इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाल निशान के साथ। बैंक निफ्टी बुरी तरह से टूटता हुआ, 500 अंकों की बिकवाली, 56,975 के स्तर, करीब 100 अंकों की गिरावट, 25,500 के नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी। और सेंसेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग, 83,384 के स्तर। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स अभी कंफर्ट लेवल में, लेकिन मार्केट में इस वक्त वॉलेटिलिटी है। लगातार तीसरे दिन कंसोलिडेशन, शुरुआत मंडे कंसोलिडेशन से हुई, उसके बाद और गहराई, और आज का सत्र तो गिरावट भरा ही कहेंगे, 12 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स। सो कमजोर सेशन, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस जरूर रहे, लेकिन बाजार का टेक्सचर जो है आज काफी वॉलेटाइल रहा। चलिए, इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने वाले हैं। तपन और शरण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे, अभिषेक और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपकी कल की तैयारी करवाएंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।